आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के भाई इन्फ्लेशन होने की, महंगाई होने की क्या क्या वजूहत हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए ब्रॉड कैटेगरी में, तो ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन के दो ब्रॉड कैटेगरी में कॉजेज हैं। कॉजेज को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन कहा जाता है द मेन रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इन एनी इकोनॉमी या इन एनी कंट्री इज ड्यू टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्ट पुश, पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू सुन लो, फिर इसको हम थ्योरेटिकली और ग्राफिकली भी देखते हैं। कॉस्ट पुश से मुराद ये है कि किसी भी फर्म की या किसी भी प्रोड्यूसर की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो इनपुट्स हैं उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। अब जब उसकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ गई तो ऑब्वियसली वो उसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए क्या करेगा, अपनी सेल प्राइस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब सेल प्राइस बढ़ाएगा तो मार्केट में वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और महंगा हो जाएगा तो मीन्स दैट इज कॉजिंग द इन्फ्लेशन इन डेली लाइफ। इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये कहूँ तो आपने भी सब्जी वाले को, फ्रूट वाले को या किसी और चीज़ों को सुना होगा कि हमें मार्केट से पीछे से महंगा मिल रहा है। तो इस वजह से हमें अपना भी देखना है और अपने प्रॉफिट्स मार्जिन को कवर अप करने के लिए हमने अपनी क्या कर दी, सेल प्राइस बढ़ा दी। तो वो जो कहते हैं ना पीछे से हमें महंगा मिल रहा है तो हम भी महंगा बेच रहे हैं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्रू अवर डेली लाइफ। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ये एक बैकग्राउंड आ गया। अब इसको अगर मैं ये बताऊं, इसमें दिस इज वेयर द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इन अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट की। फिर सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व प्रॉफिट मार्जिन, अपने प्रॉफिट मार्जिन को प्रिजर्व करने के लिए अ फर्म विल पुश अप द व्हाट, फाइनल प्राइस ऑफ द गुड। फाइनल प्राइस ऑफ द गुड को वो क्या कर देंगे, महंगे कर देंगे, जिसकी वजह से महंगाई हो जाती है। अगर ग्राफिकली देखा जाए इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को, तो देखें ये जो है इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, डिमांड का कर्व ये है। और इनिशियली जो सप्लाई का कर्व था वो ये था, SRAS, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे, ये जो इक्विलिब्रियम लेवल था, यहाँ पे इनकम लेवल, क्वांटिटी लेवल लेट्स सपोज Y1 था और प्राइस लेवल P1 था। लेकिन जैसे ही जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनपुट्स की कॉस्ट इंक्रीज हुई, तो इनपुट की कॉस्ट इंक्रीज हुई तो उसकी मुआशरे में, इकोनॉमी में, मार्केट में सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। सप्लाई बिकम्स लेस, क्योंकि आप लोग भी क्या खरीदेंगे, फर्म्स प्रोड्यूसर्स भी कम खरीदेंगे। तो जब सप्लाई कम हो जाएगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी तो इसको अपवर्ड शिफ्ट से जाहिर किया गया सप्लाई कर्व को। सप्लाई कम हो गई, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डिमांड थी उसको मीट करने के लिए इधर जब हमने दोबारा दूसरा इक्विलिब्रियम देखा, तो वही कॉन्सेप्ट के अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो फिर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो सेलर्स हैं वो क्या कर देंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे। तो प्राइस बढ़ गई। अब ये कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने हाई प्राइस पे क्या करा, खरीदा, और फिर हाई प्राइस पे खरीदने के बाद अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट को बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, तो उसकी फाइनल सेल प्राइस भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्रू द ग्राफ। और जो कि हमने डेली लाइफ से देखा कि जो चीज़ का आमतौर पे कही जाती है कि हमें पीछे से चीज़ें, माल महंगा मिल रहा है तो हम भी क्या हैं, मजबूर हैं महंगा बेचने पे। अच्छा जी, अब ये जो कहते हैं ना कि भाई हम कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, पीछे से माल महंगा मिल रहा है, तो उसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि व्हाट आर द रीजंस कि भाई कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो देयर आर सेवरल रीजंस ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट। नंबर वन इज राइजिंग लेबर कॉस्ट। राइजिंग लेबर कॉस्ट मीन्स कि भाई हो सकता है
कि स्किल्ड लेबर की किसी खास प्रोडक्शन के लिए डिमांड ज़्यादा है, तो जब अगर स्किल्ड लेबर की प्रोडक्शन के लिए डिमांड ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, अपना सैलरी का लेवल, वेज का लेवल क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब वेज का लेवल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो सैलरी है वो प्रोड्यूसर्स के लिए, फर्म्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो अल्टीमेटली वो लोग क्या करेंगे, अपने इस इंक्रीज सैलरी एक्सपेंस को कहाँ से कवर अप करेंगे, दे विल कवर अप थ्रू द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो सेल प्राइस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो सेल प्राइस को बढ़ाने से जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो दैट विल कॉज द इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो फर्म थी उसको जो इनपुट था, उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट मींस लेबर, स्किल्ड लेबर जो है वो महंगा पड़ा, उसकी कॉस्ट, उसकी वेज क्या पड़ी, महंगी पड़ी, इंक्रीज हुई। तो उसकी वजह से उनकी जब कॉस्ट बढ़ गई तो उन्होंने अपने इस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्रोडक्ट की सेल प्राइस में इसको एम्बेड कर दिया और प्राइस बढ़ा दी। अच्छा जी, दूसरा जो है अभी पहले यहाँ पे देखें, दैट इज कंपोनेंट कॉस्ट। इसका हम जिक्र कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल अगर हाई कॉस्ट में मिला तो प्रोडक्शन आपने कम की और सेलिंग प्राइस आपने बढ़ा दी, दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑब्वियसली अगर जीएसटी बढ़ जाएगा तो जीएसटी जब बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपकी परचेजिंग जो चीजें हैं, परचेजिंग पावर वो कम हो जाएगी। नतीजतन दोबारा अगर आप रॉ मटेरियल खरीद के बनाने वाले हो तो आपको रॉ मटेरियल भी महंगा पड़ेगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली इस कॉस्ट को कवर अप करने के लिए आप क्या करोगे, अपनी सेल प्राइस भी बढ़ा दोगे। ठीक है जी। देन एक और कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स राइजिंग। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स राइजिंग? लेट्स सपोज अगर आप किसी से इंपोर्ट कर रहे हो, हमारी फर्म है ए फर्म, और हम अपना रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करते हैं किसी अलग कंट्री एक्स से। ठीक है, अब वो ये कि डॉलर के रेट बढ़ गए, डॉलर के रेट बढ़ गए। तो जब डॉलर के रेट बढ़ गए तो हमें नतीजतन जो पाकिस्तानी रुपी था पीकेआर, ये इसको ज़्यादा देना पड़ा और हमने वो माल इंपोर्ट किया। अब जब हमने यहाँ पे पीकेआर ज़्यादा इनकर किया तो जाहिर सी बात है जब बना के हम वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम इस डॉलर के इंक्रीज होने का इम्पैक्ट भी डालेंगे। तो नतीजतन क्या हो जाएगी, हमारी सेल प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और ज़्यादा महंगा बेचेंगे, और महंगा बेचेंगे तो दैट विल कॉज इन्फ्लेशन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट वेज के हवाले से कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, इसको थोड़ा सा रीड आउट करेंगे ताकि ये आपको साथ साथ समझ आ जाए। क्या कह रहा है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक टू एक्चुअल इन्फ्लेशन। इफ द पीपल इन द इकोनॉमी एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू बी हायर in the following period, inflation to be higher in the following period means आगे आने वाले सालों में हमारा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि महंगाई बढ़ जाएगी, जो कि यूजुअली होती है। तो अब अपनी उस इनकम को कवर अप करने के लिए जो स्किल्ड लेबर होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा हमारी मांगे पूरी करो, दैट इज हमारी सैलरी बढ़ाओ। अब जब ये सैलरी बढ़ाने के कहेंगे तो सैलरी तो बढ़ गई, साथ साथ वो सैलरी जब बढ़ेगी तो उससे वही ऊपर वाला जो हमने राइजिंग लेबर कॉस्ट में पढ़ा था कि जो फर्म की कॉस्ट होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब फर्म की इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट तो अगेन वो क्या करेंगे, दोबारा उसको इंक्रीज सैलरी एक्सपेंस को अपने प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस में डालने की कोशिश करेंगे और वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ा देंगे। दिस विल कॉज इन्फ्लेशन। फिर ये जो है अब आगे कहा गया कि अगर ये एक्सपेक्टेशन कंटिन्यू रहेगी तो ये चेंज जो है ये क्या होती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी।
कि दोबारा जो डायरेक्टर्स हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, वो कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाएं, इतने में गुजारा नहीं होता, फिर सैलरी बढ़ाएंगे, फिर प्रोडक्ट में वो इम्पैक्ट कर देंगे, फिर प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी। तो ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है ना, टिपिकल इन्फ्लेशन सैलरी की वजह से, वेजेस इंक्रीज की वजह से, इसको कहा जाता है वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन। This is a particular type of inflation that is caused due to increase in the wages of the labor cost. अब देखिए मसला ये आया कि अब इकोनॉमी में आ गए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को खत्म कैसे किया जाए? दैट इज द रेमेडियल मेजर्स फॉर कंट्रोल ओवर द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। अब होना क्या चाहिए? अगर देखें सिंपली मैं आपको बताऊं ना, टेक्निकली आपको इन चीज़ों को जो कॉजेज होते हैं ना, उसी को क्या कर दो, रिवर्स कर दो कि जनाब अगर ये हमारे पास, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको याद नहीं आती चीज़ें, तो आप सिंपल क्या करो, ये कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट राइजिंग आ रही है ना, तो आप इसको रिवर्स कर दो कि हमें अपनी इम्पोर्ट को क्या करना चाहिए, काबू में रखना चाहिए, या हमें डिवैल्यूएशन अपनी करेंसी को इतना नहीं होने देना चाहिए। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बच जाएगी। सिमिलरली हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज दे देनी चाहिए, या इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी वगैरह कम कर देना चाहिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इस तरह कंपोनेंट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को काबू में रखना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे ये जो स्किल्ड लेबर की जो बदमाशी लगी हुई है राइजिंग लेबर कॉस्ट में या एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन फर्म क्या कर सकते हैं कि राइजिंग लेबर कॉस्ट के जरिए या उसको जो है स्टॉप कर दें, एक लिमिट लगा दें कि जनाब डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अब वो मजीद क्या है, वो इस मिनिमम उस कैप से आगे वो डिमांड नहीं कर पाएगा। जब डिमांड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम हो जाएगी। तो मैंने एक आपको जुगाड़ तरीका टू काउंटर दी रीजंस रेमेडियल मेजर्स आपको बता दिया है। अब इसमें ज़रा इस तरह देखते हैं कि व्हाट आर दीज रेमेडियल मेजर्स। इसमें भी यही बात की गई है, लिमिट वेज इंक्रीज, कि हम वेज को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे ताकि वो आगे फाइनल प्राइसेस में इसका प्रेशर ना पड़े। फिर लिमिट कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज में हमारा जीएसटी भी आ गया, या हमारा ये जो सारा ओवरहेड्स वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है इसमें, कि हमारा जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, एलोकेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हो वो एफिशिएंट होना चाहिए, थ्रू प्लान्ड लेवल होना चाहिए, एक इफेक्टिव प्लानिंग के थ्रू होना चाहिए। और वही बात कि रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, कि हमें पहली बात तो ये कि इंपोर्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। पहली बात कि इंपोर्ट्स पे फोकस नहीं करें तो भाई क्या करें। तो दूसरी बात ये कि आप मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज द रिच विद नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमें उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए। उनको एक्सप्लोरेशन के बाद उनको हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक फर्म्स में काम लाना चाहिए। तो इस तरह हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट का प्रेशर कम हो जाएगा। इंपोर्ट का प्रेशर कम होगा तो साथ साथ इंपोर्ट का जब प्रेशर कम होगा तो साथ साथ इसका एक और बेनिफिट होगा, दैट इज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो भी क्या हो जाएगा, कम से कम तर होता जाएगा। तो these are the some remedial measures of cost push inflation. अच्छा, the second cause is demand pull inflation. डिमांड पुल यानी कि उस इन्फ्लेशन को पुल किसने किया है, क्रिएट किया किसने किया है, दैट इज डिमांड ने किया है। तो अगर मैं इसको कलेक्टिवली बोलूं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो डिमांड पुल मींस एक्सेस डिमांड। अब आपको ये तो पता है, नेचुरल फेनोमेना है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके नतीजे में उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसका बेनिफिट उठाएंगे सेलर सप्लायर, और उस इंक्रीज डिमांड की वजह से वो क्या करेंगे, एक्सेस डिमांड की वजह से वो प्राइसेस को क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। और प्राइसेस का ज़्यादा होना ही इन्फ्लेशन है। अब ये इन्फ्लेशन किस वजह से हो रहा है, ये इन्फ्लेशन हो रहा है एक्सेस डिमांड की वजह से। अच्छा, इन शॉर्ट
यूं समझें कि एक्सेस डिमांड जो है वो इकोनॉमी में किस वजह से आ रही है, वो इस वजह से आ रही है कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी है, वो बढ़ गई, लोगों के पास पैसा आ गया। अब जब लोगों के पास पैसा आ गया तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो मीन्स दे आर क्रिएटिंग द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज मच ग्रेटर देन द प्रीवियस रेट। अब उससे क्या होगा कि उसको देखते हुए जो सप्लायर्स हैं वो अपनी सप्लाई को एडजस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या करना शुरू कर देंगे, हाई करना शुरू कर देंगे ड्यू टू दैट इंक्रीज डिमांड। अब अगर हम इसको पढ़ें तो यही कह रहा है कि दिस इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई। आउटस्ट्रिप्स मींस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक्सीड हो जाए। इफ क्वांटिटी कैन नॉट इंक्रीज टू मीट इट, ऑब्वियसली अगर सप्लाई इतनी नहीं है कि वो उस एक्सेस डिमांड को मीट कर सके तो नतीजा क्या होगा, प्राइस ऑफ द गुड्स विल इंक्रीज until equilibrium is reached। डेली लाइफ नेचुरल फेनोमेना। अब अगर ग्राफ के थ्रू देखें तो एग्रीगेट डिमांड पहले ये थी, अब सप्लाई देखें यहाँ पे फिक्स है, सप्लाई फिक्स है, डिमांड जैसे बढ़ेगी, डिमांड शिफ्ट हो गया AD1 से AD2, डिमांड जैसे ही शिफ्ट हो गया तो जो दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा उसके लिए सप्लाई इतनी एडजस्ट तो हुई है, तो थोड़ी बहुत उन्होंने एडजस्ट की, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया, प्राइस भी इंक्रीज कर दी और इस तरह एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट हो गया। तो दैट इज हाउ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा जी, अब जिस तरह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कॉजेज थे, इस तरह डिमांड पुल इन्फ्लेशन के भी कॉजेज हैं। इन शॉर्ट आप यूं समझे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेस क्वांटिटी ऑफ मनी। पैसा बहुत, पैसा आ गया जिसकी वजह से क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई। अब ये जो चैनलाइजेशन ऑफ जो मॉनेटरी अमाउंट है वो डिफरेंट चीजों के थ्रू होती है। नंबर वन इज फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस में क्या कहा गया कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग then the effects of the multiplier might make it an greater increase। अब इसका जरा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो है वो समझें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर दी। जब वो इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसके बाद क्या होगा, उसको फिर उसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो उसका क्या आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। रिलेशन हमने देखा था मल्टीप्लायर का, दैट इज थ्रू द इनकम एंड द इन्वेस्टमेंट। तो वो जब मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा तो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होगा, पैसा सर्कुलेट होगा तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, और चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली फिर जो उसकी सप्लाई है वो उसकी वजह से सप्लायर्स क्या करते रहेंगे, प्राइसेस को अप करते रहेंगे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस। अगर मैं मॉनेटरी स्टिमुलस की बात करूं तो मॉनेटरी स्टिमुलस को जरा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ही देखें दोबारा, या इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें। इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा, अगर बोरोइंग्स का इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा तो इट विल मेक बोरोइंग्स इजी। फॉल इन इंटरेस्ट रेट विल मेक बोरोइंग्स इजी। लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना शुरू कर देंगे। अब जब लोन लेना शुरू करेंगे तो लोगों के पास क्या आ जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब उससे वो जो भी प्रोजेक्ट्स लगाएं या जो भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लोगों के पास पैसा आ गया। अब वो पैसा जब होगा तो उससे डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो सामने वाला सप्लायर उसको डिमांड को देखते हुए, ज्यादा डिमांड को देखते हुए क्या कर देगा, प्राइसेस राइज कर देगा।
तो अल्टीमेटली इट विल कॉज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक कॉन्सेप्ट है फास्ट ग्रोथ इन अदर कंट्रीज। इसको इस तरह देखो कि अभी जो हमने कॉस्ट पुश में देखा था कि हमारे पास इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई थी, इसका रिवर्स ये है कि अगर किसी कंट्री को हमारे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना अच्छा लग गया, तो जब हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो नेचुरली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। जब फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ना शुरू होंगे, इट मीन्स हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। अब इसका इम्पैक्ट आएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री में। डोमेस्टिकली जो है वो चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और द मोमेंट डिमांड बढ़ी और सप्लाई उसको मीट न कर पाए, तो अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएंगी, चीज़ों की प्राइसेस अप हो जाएंगी और दैट विल कॉज द इन्फ्लेशन। तो ये उसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। द डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट में पाकिस्तानी करेंसी क्या हो गई, अच्छी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, मुस्तहकम हो गई। यानी कि डॉलर अपना रेट, अपना डॉलर का लेवल क्या हो गया, गिर गया। तो उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली हमारी एक तो इंपोर्ट का चक्कर जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात भाई, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, कि चीज़ों का इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा। जब चीज़ों का इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा तो हमारी डोमेस्टिकली जो इंपोर्टेड गुड्स की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट में भी भाई बैलेंस, चेक एंड बैलेंस होता है। सब कुछ इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं हुकूमती लेवल पे थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज। तो जब इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और डिमांड बदस्तूर बढ़ी हुई है, तो उसकी इंपोर्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इंपोर्ट की सप्लाई कम होगी तो अल्टीमेटली उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, एंड दैट विल कॉज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन फॉर दैट इंपोर्टेड गुड्स। अच्छा जी, अब रेमेडियल मेजर्स में देखें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के जो रेमेडियल मेजर्स हैं, रेमेडियल मेजर्स क्या है, कॉजेस को क्या कर दो, खत्म कर दो। इसका जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रेमेडियल जो कॉज था वो क्या था कि आपकी इकोनॉमी में एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी आ गई है, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, तो उसको क्या करना है, लोगों से पैसा वापस ले लो। मीन्स कोई ऐसी पॉलिसी ले आओ या ऐसे फाइनेंशियल मेजर्स ले आओ जिससे लोगों से पैसा वापस गवर्नमेंट के पास चला जाए या वापस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चला जाए। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप क्या कर दो, टैक्सेस लगा दें। तो जो लोन लिए हुए होंगे लोगों ने, उसमें क्या होगा, ज्यादा इंटरेस्ट देगा तो पैसा वापस बैंक के पास रिवर्ट बैक हो जाएगा। सिमिलरली टैक्सेस बढ़ा दो। अब इसमें देखें टैक्सेस की बात की है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो दोनों बढ़ा सकते हैं। असल मकसद क्या है, लोगों का परचेजिंग पावर कम करना। अगर डायरेक्ट टैक्स लगाओगे, इनकम टैक्स बढ़ा दोगे, तो जो रियल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। वो जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की डिमांड लोग करना कम कर देंगे। जब डिमांड कम कर देंगे तो सप्लाई और इक्विलिब्रियम आ जाएगा और इस तरह प्राइसेस का भी बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह रिड्यूस मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई जो है, ये रिडक्शन जो है, ये थ्रू द सेंट्रल बैंक, इसके बड़े एक मेजर्स होते हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स, कि भाई क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट रेशनिंग, ये सब, इसको हम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।